गुड मॉर्निंग। आज मैं बच्चों आपको थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर मौर्य काल पढ़ाने जा रही हूँ। अब तक हमने पेंटिंग के बारे में पढ़ा, प्रागैतिहासिक काल, अजंता, राजस्थानी कला, पहाड़ी कला, मुगल कला, आधुनिक चित्रकला जिसमें हमने बहुत सारे आर्टिस्टों को देखा। अब हम बेसिक उसके अंदर भारतीय मूर्ति कला को देखने थर्ड यूनिट में हम बेसिक रूप से जो मूर्ति कला हमारे यहाँ स्थापित हुई और धीरे धीरे वो क्रमोत्तर आगे बढ़ती गई। तो हम सबसे पहले भारतीय मूर्ति कला में मौर्य काल को देखेंगे। शैशुनाग वंश के पश्चात मगध पर नंद वंश का प्रबल साम्राज्य स्थापित हुआ, परंतु यह वंश आगे चलकर अत्यंत अत्याचारी हो चुका और जब उसके अत्याचारों की पराकाष्ठा हो गई तब चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा नंद को हराकर मगध पर विराजमान हो गए और यहीं से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। यहीं से ही मौर्य साम्राज्य का प्रथम चरण आरंभ होता है। मौर्य काल आरंभ होने से पूर्व ही उत्तरी भारत पर यूनानियों ने भी आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए थे। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से इन सभी यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया और समस्त उत्तरी भारत का एक प्रबल दावेदार बन गया, एक प्रबल शासक के रूप में विराजमान हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारतीय मूर्ति कला व वास्तुकला में काफ़ी उन्नति हुई। उनके दरबार में ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज रहते थे। उन्होंने अपने प्रवास के वर्णन में लिखा है कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का विशाल प्रासाद एशिया के सूसा आदि के प्रसिद्धम प्रासादों को भी मात करता है। यानी कि वो इतना विशाल, इतना विहंगम था और अद्वितीय था अपने वास्तु कला में कि वह एशिया के सूसा आदि के प्रसिद्धम प्रासादों को भी मात देने की क्षमता रखता था। यह और हमारे स्थापत्य कला का वह उत्कृष्टतम नमूना था। समुचित खुदाई के अभाव में इस भवन के भग्नावशेष हमको अब प्राप्त नहीं होते। संभवतः यह प्रासाद लकड़ी या किसी नाशवान वस्तु का बना हुआ था जो समय के अंतराल के साथ नष्ट हो गया। उस समय विशाल भवनों के परकोटों, दरवाजों, महलों आदि की दीवारों आदि पर मूर्तियाँ उकेरी जाती थी। उस समय की मूर्ति कला और भवन निर्माण कला दोनों एक दूसरे को साथ लेकर चली, दोनों एक दूसरे की पूरक थी और दोनों एक दूसरे पर आश्रित थी। अतः मौर्य काल में वास्तुकला और मूर्ति कला दोनों ही क्षेत्रों में बहुत उन्नति हुई। मौर्यकालीन कला को उच्च स्तर पर ले जाने का श्रेय चंद्रगुप्त के पौत्र सम्राट अशोक को जाता है। अशोक के समय में भारत में मूर्ति कला का स्वतंत्र कला के रूप में विकास होता दिखाई देता है। उसने मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में अपने पड़ोसी राज्य कलंग पर विजय प्राप्त करने के पश्चात प्रायश्चित स्वरूप बौद्ध धर्म का मार्ग ग्रहण करके अपने को लोक कल्याणकारी व कला प्रेमी सिद्ध करवाने में कोई कसर अशोक ने नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने शासनकाल में कई स्तूप, विहार, स्तंभ व शिलालेख बनवाए। आज भी जो हम अपने सिक्कों पर या कॉइन्स पे जो सिंह देखते हैं, चार जो पीठ से पीठ मिलाए बैठे हैं, वो हमारे अशोक की ही देन है। सम्राट अशोक की ही देन है जो उन्होंने सारनाथ के स्तंभ पर उन सिंहों को बनवाया था। आज भी वो हमारे देश के सर्वोत्कृष्ट प्रतीक चिन्ह के रूप में हम उन्हें देखते हैं। अशोक की लोक कल्याण की भावना इन शिलालेखों के रूप में व्यक्त होती है जिस पर उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को खुदवाया। अशोक ने अपने शासनकाल में बहुत बड़े बड़े स्तंभ मीनार के रूप में बनवाए जिनके ऊपर बहुत ही बारीकी से सारे बुद्ध के उपदेशों को खुदवाया। आज भी ये
स्तंभ मौर्यकालीन मूर्तिकला के उत्कृष्टतम उदाहरणों में से हमारे समक्ष हैं। अशोककालीन स्तंभ कला। सम्राट अशोक के समय की कला के उत्कृष्टतम नमूने विशाल स्तंभों के रूप में मिलते हैं। संसार की श्रेष्ठतम मूर्तियों में इनका स्थान है। आज भी सारनाथ का सिंह स्तंभ, जिसे स्वतंत्र भारत की महामुद्रा के रूप में ग्रहण किया गया है, मौर्य काल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आज भी वो हमारे प्रतीक रूप में हमारे नोट पे, हमारे सिक्कों पर या हमारे भारत का कोई भी कार्य होता है उसके ऊपर, प्रतीक चिन्ह के ऊपर वो सारनाथ के सिंह लगाए जाते हैं। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए लगभग 17 स्तंभों का पता चला है। ये स्तंभ सारनाथ, सांची, चंपारण के लोरिया, नंदगढ़, रामपुरवा, कौशाम्बी, इलाहाबाद, मुजफ्फरपुर के बखीरा गांव, रुम्मिनदेई तथा निगलीवा ग्राम, नेपाल, बुद्धगया, पटना, फर्रुखाबाद आदि स्थानों पर प्राप्त होते हैं। भारत में स्तंभों का प्रचार वैदिक काल से ही माना जाता है, परंतु मौर्य काल से पूर्व के कुछ स्तंभ तो हमें अवश्य मिलते हैं जिनमें कोई धार्मिक उपदेश या कारीगरी में श्रेष्ठता अथवा पॉलिश जैसी कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। अशोककालीन स्तंभ मौर्यकालीन मूर्तिकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। इन स्तंभों पर अशोक ने अपने उदार विचार अंकित कराए। ये स्तंभ चुनार के लाल पत्थर के बने हुए हैं, जो लगभग 35 से 40 फुट ऊंचे बने हुए हैं। केवल 2 भागों में ही इनका निर्माण किया गया है, समूचा गोल लाट और दूसरा परगहा, यानी जो नीचे से ऊपर तक का मीनार और उसके ऊपर का परगहा, जिनके शिरोभाग पर यानी जिनके ऊपर सिंह, गज, वृषभ आदि पशुओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। इस संपूर्ण स्तंभ पर ऐसी चमकदार पॉलिश अथवा ओब किया गया है जो आज भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अभी थोड़े समय पहले ही बने हों। दर्शक की दृष्टि कहीं नहीं ठहरती, मतलब इतनी ओबदार, इतनी चमकदार पॉलिश है कि हमारी निगाह उन पर टिकती नहीं है और ऊपर से नीचे तक फिसलती जाती है। वस्तुतः यह ओब या पॉलिश मौर्यकालीन मूर्तिकला की अपनी एक विलक्षणता है और मौर्य काल के बाद कृतियों पर यह ओब कभी नहीं दिखाई दिया। मानो अचानक शिल्पियों के लिए यह रहस्य बनकर लुप्त हो गया हो। कुछ विद्वानों का विचार है कि यह व्रजलेप नामक मसाले का प्रभाव था, जो ओब ही नहीं पैदा करता वरन पत्थर की रक्षा भी करता है। शायद यही वजह है कि आज भी ये स्तंभ सुरक्षित है। यह ओब भारतीय मूर्तिकला की ऐसी विशेषता है जो संसार में अपनी सानी नहीं रखता, मतलब संसार में इसकी तुलना नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ विद्वानों ने कहा है यह चमक पत्थर की गुठाई करने से ही पैदा हुई है। हम अपने अगले वीडियो के अंदर इन स्तंभों की बनावट और इन स्तंभों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।